वो सक्सेस के सपने देखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जागते हैं, उठते हैं और उस सपने के लिए काम करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। तो कुछ लोग केवल सपना देखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो उस सपने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। आप किस में हो फ्रेंड्स? ठीक है, ये देखिए, आप लोग केवल सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, और वही चीज हम लोग यहां पर में कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर में, हमारी एनसीईआरटी बेस्ड एक मेगा टेस्ट हम लोगों की यहां पर। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। जितने भी लोग यहां पर में जुड़े हुए वो सभी लोग फ्रेंड्स एक बार इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो वहां शेयर जरूर कर देंगे। और जिन लोगों ने भी लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक का बटन भी जरूर दबाते रहेंगे। आप लोगों के पास में पोल आ चुका है। देखिए, एडी एनो डोमिनी युग को सीई भी कहा जाता है। तो सीई का फुल फॉर्म क्या है ये बताना है आप लोगों ने। ये एक क्राइस्ट ईरा है, क्रिश्चियन ईरा है, कॉमन ईरा है या करंट ईरा है? ये जो मैंने पढ़ाया है ना आप लोगों को, उसी के ऊपर में आधारित आप लोगों का एक प्रश्न है। ये जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का? आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को हो जाएगा कॉमन ईरा। ठीक है, तो सीई बोले अगर आप लोगों से तो उसका मतलब होता है कॉमन ईरा। ठीक है, और सीई से पहले जो था वो था बीसीई। ठीक है, बीसीई बिफोर कॉमन ईरा, ये याद रखना है आप लोगों ने। बिफोर कॉमन ईरा, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है। दोनों के दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी था आप लोगों का। सीई मतलब कॉमन ईरा, बीसीई मतलब बिफोर कॉमन ईरा। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश आधुनिक लिपि निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई है? हमारे भारत की ज्यादातर लिपियां इसी लिपि से जनरेट हुई है आप लोगों की। भारत की ज्यादातर आज जो स्क्रिप्ट है, जो हम लोग लिखने की हमारी पद्धतियां है, वो इसी से जनरेट हुई है। बताइए किससे हुई है? और क्या आज हम लोग जो है फ्रेंड्स सब लोग मिलकर, आप मैं हम सब लोग मिलकर एक बार आज जो है यहां 2000 पार कर सकते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर में 900 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दूसरे ही क्वेश्चन में सभी लोग एक बार पूरा जोर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी लिपि है जिससे बाकी की लिपियां जनरेट हुई है वो है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है फ्रेंड्स ये सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है हमारे भारत की, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। मतलब पढ़ने लायक लिपियों में सबसे पुरानी है और उसी से बाकी की लिपियां जो है वो जनरेट हुई है हमारी। ब्राह्मी लिपि को हम लोग पढ़ना भूल चुके थे फ्रेंड्स, लेकिन बाद में क्या हुआ है 1837 में तुम्हारे चचा का लड़का था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, इसने क्या किया फ्रेंड्स, इसने वापस से ढूंढ के निकाला। ओके, वापस से जो है हम लोगों को इस लायक बनाया कि हम लोग ब्राह्मी लिपि को पढ़ सके। तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता किसने हासिल की थी? फिर से जेम्स प्रिंसेप ने। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। जेम्स प्रिंसेप ने सफलता हासिल की थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। ओके, 1837 के अंदर में। अशोका के अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे हुए थे? अशोका के अभिलेख भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा फ्रेंड, जल्दी बताइए। भारत यहां पर में मानव इतिहास में कौन सा युग सबसे लंबा है? मानव इतिहास का सबसे लंबा वाला युग कौन सा है ये बताना है आप सभी लोगों ने। मानव इतिहास का सबसे लंबा युग पैलियोलिथिक एज, मेगालिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो सबसे लंबा वाला जो युग है फ्रेंड्स वो है पैलियोलिथिक एज। ठीक है, पैलियोलिथिक। आप लोग यहां पर में इस डायग्राम को देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर सी डायग्राम है। ठीक है, जो आप लोगों के लिए बनाई गई है कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है हमारा, जब हम लोग नंगू पुंगू पत्थरों के गुफाओं में रहा करते थे, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एज में उसको बांटा जा सकता है। इन तीनों एज में से सबसे लंबा जो कालखंड चला है वो चला है आपका पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण युग। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, सबसे लंबा चला है पूरा पाषाण युग। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तीसरे नंबर का ए आंसर है, पैलियोलिथिक या पूरा पाषाण युग आपका। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? चौथे नंबर का क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। 1000 से ज्यादा बच्चे यहां जुड़ चुके हैं। सारे के सारे लोग एक साथ जबरदस्त तरीके से शेयर कर देंगे ताकि आज हमारा 2000 का आंकड़ा पार हो जाए। तो आंसर जो है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हो जाएगा आप लोगों का, सबसे पतली परत कौन सी है? ठीक है, तो हमारे पृथ्वी को 3 परतों में बांटा जा सकता है। एक है सबसे पहली हमारी यहां पर में जो है जिसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, दूसरे नंबर की है मेंटल और अंदर में है कोर। तो सबसे पतली परत जो है ना ये ऊपर वाली वो है क्रस्ट या परपटी उसको कहा जाता है। यहां दिया ही नहीं है क्रस्ट, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज।
कितने परसेंट लोगों ने सही आंसर लगाया है? केवल और केवल 10% लोगों ने सही आंसर लगाया है फ्रेंड्स, ठीक है, केवल 10% लोगों ने। इसीलिए बोलते हैं आप लोगों को कि भाई आपने क्या करना है, आप लोगों ने जो है अच्छे से पढ़ाई करनी है, रिवीजन करनी है। मानते हो कि नहीं मानते हो रिवीजन करनी है? कितने लोग मानते रिवीजन जरूरी है यहां पर में? जबकि यहां पर में केवल और केवल 14% लोग जो है थे जिन्होंने सही आंसर लगाया। तो क्रस्ट जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये क्रस्ट जो है ये आपकी सबसे पतली लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर, जो ऑप्शन में ही नहीं दिया था। नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा आप लोगों का। फिर मेंटल है दूसरे नंबर के ऊपर में, जो कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम 84% वॉल्यूम इसके पास में है, और 15% वॉल्यूम जो है आप लोगों का वो कोर के पास में है, इनर कोर और आउटर कोर मिलाकर, है ना। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, क्रस्ट सबसे ज्यादा पतली होती है, इसीलिए रिवीजन चाहिए आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स फिर से एक बार देखिए, ये सबसे ऊपर वाली जो परत है आप लोगों की क्रस्ट है, केवल 1% वॉल्यूम है क्रस्ट के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है आप लोगों का जो है कर्क रेखा के सबसे पास में है? ठीक है, तो कर्क रेखा सब कहां से गुजरती है ये बताना है आप सभी लोगों ने। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है फ्रेंड्स आप लोगों की यहां पर में, इनमें से सबसे पास में है विंध्या रेंज। विंध्या, मैं आपको बताता हूं कैसे, ठीक है। यहां पर में आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ये है कर्क रेखा जो जा रही है भारत के बीचों बीच में से, यहां पर में है विंध्या रेंज आप लोगों की, यहां पर में अरावली, यहां राजस्थान के अंदर में अरावली, पश्चिमी घाट यहां पर में है, दक्कन का पठार यहां पर में है, पूर्वी घाट यहां पर में है। तो विंध्या की पहाड़ियां सबसे ज्यादा पास में है, ये याद रखना है आप लोगों ने कर्क रेखा के, इन ऑप्शंस में से जो दिया हुआ है उसमें से। अरावली आप लोगों को राजस्थान के अंदर में यहां मिलेगा आप लोगों को, ओके। उसके बाद में आप लोग देखोगे विंध्या रेंज यहां पर में है कर्क रेखा के पास में, प्लस आपका वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट देखिए यहां पर में वेस्टर्न घाट, ओके, और दक्कन का पठार यहां नीचे में है। तो वेस्ट विंध्या पहाड़ियां सबसे पास में है। आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा। 74% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में लगाइए, मतलब उल्टा क्रम में लगाना है। अच्छे से पढ़िए और आंसर कीजिए इसका जल्दी जल्दी से सभी लोग, उल्टे क्रम में लगाना है सभी लोगों ने। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, देखिए अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं यहां पर मैं ऋग्वेद की, तो आपको बताया था कि ऋग्वेद की जो रचना है, ठीक है, इसकी रचना करीब 3500 साल पहले हुई है, ठीक है, ईयर्स एगो, ओके। वर्ण व्यवस्था जो है फ्रेंड्स करीब 3000 साल पहले आया था आप लोगों का। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है फ्रेंड्स ये करीब 2300 साल पहले हुई है, और उसके बाद में जो है गौतम बुद्ध या बुद्धिज्म का जो इमर्जेंस है वो करीब 2500 साल पहले हुआ है। तो सबसे पास में कौन सा है हमारा, क्योंकि उल्टे क्रम में लगाना है आप लोगों ने, तो उल्टे क्रम में लगाना है अगर, तो सबसे पहले आप लोगों का मौर्य साम्राज्य की स्थापना, तो सी पहले आएगा आपका, फिर उसके बाद में आएगा डी, फिर उसके बाद में बी और फिर ए, बी और फिर ए, इस तरीके से आएगा आपका, है ना, उल्टे क्रम में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाया है 48% लोगों ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, 48% लोगों ने तो भी कम से कम यहां पर में सही आंसर लगाया है। ऐसे ही आप लोग जो है धमाकेदार तरीके से देखते जाइए कि आप लोगों को कितना सही होता है, सीखते जाइए। दक्कन का पठार जो है फ्रेंड्स आपका बेसाल्ट की चट्टानों से बना है। दक्कन के पठार पर बेसाल्ट चट्टानों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमाव के कारण हुई है। तो दक्कन के पठार पर जो है बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। क्या ये पॉइंट सही है आपका? और दक्कन के पठार पर बेसाल्ट चट्टान जो है वो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की वजह से बनी है। तो स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी यहां पर मैं देखिए ये ऑप्शन इधर साइड में दिया आप लोगों की, इधर में, ठीक है, 1 2 3 4। तो स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ आर फॉल्स, ए इज फॉल्स, बी इज फॉल्स, ठीक है, ए इज फॉल्स बट बी इज करेक्ट। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को एक्चुअल में जो है ना ये दोनों के दोनों करेक्ट है आप लोगों के। दक्कन का पठार, ठीक है, दक्षिण में जो दक्कन का पठार है आप लोगों का, ये यहाँ पर में बेसाल्ट की चट्टानें आप लोगों की, बेसाल्टिक रॉक से बना है। और ये बेसाल्ट की चट्टानें यहाँ पर में कहाँ से आई? यहाँ पर में ये ज्वालामुखी चट्टानें हैं। ज्वालामुखी के फटने के कारण जो है जो लावा वहां इकट्ठा हुआ था उसके कारण ये चट्टानें बनी थी। कितने प्रतिशत के खिलाफ कमजोर हो गया? हम किस शासक की बात कर रहे हैं? किसका भाई था मिर्जा कामरान, जिसकी हरकतों के कारण, जिसकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं के कारण अफगान शासकों के खिलाफ वो कमजोर हो गया। कौन सा मुगल बादशाह था वो, जो जिसका भाई था मिर्जा कामरान? तो मिर्जा कामरान जो है फ्रेंड्स ये हुमायूं का भाई था, ये याद रखना है आप लोगों ने, हुमायूं का भाई, जिसके कारण हुमायूं जो है अफगान जो थे उस समय के सूरी वंश हो चाहे जो दूसरे अफगान शासक हो उनके खिलाफ कमजोर हो गया। काफी लंबे समय तक 15 साल तक जो है इसको अपने शासन से छोड़कर बाहर भी रहना पड़ा था, क्योंकि उसका मिर्जा कामरान जो उसका भाई था, ठीक है, वही हमेशा इसके खिलाफ बगावत करता रहता था, अफगानों की मदद करता था। तो घर का भेदी लंका ढाए वाली बात थी। यहाँ पर में मिर्जा कामरान हुमायूं का भाई था,
और हुमायूं के खिलाफ ही षड्यंत्र रचता रहता था। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाणिक स्थल है, कौन सा वाला पैलियोलिथिक साइट है जो कि भारत के अंदर में है। जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। 1350 लोग हो चुके हैं फ्रेंड्स और 815 लाइक्स भी आप लोगों ने कर दिए, बहुत बहुत बढ़िया। ओके, बहुत चलिए। तो पूरा पाषाणिक स्थल है आप लोगों का। चिरांद जो है फ्रेंड्स बिहार के अंदर में और नौ पाषाणिक स्थल है। बुर्जहोम जो है ये नौ पाषाणिक स्थल है। मेहरगढ़ नौ पाषाणिक स्थल है। ठीक है, हुंजगी नाम की जगह है कर्नाटक के अंदर में, ये पूरा पाषाणिक स्थल की जगह है, मतलब सबसे पुराना वाला जो समय काल था उसकी जगह है। चिरांद क्या है जल्दी बताओ, बुर्जहोम क्या है जल्दी बताओ, और मेहरगढ़ कौन सी वाली है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। अभी मैंने आप लोगों को बताया है, तो आप लोगों ने आंसर फिर से करना है फ्रेंड्स। सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, देखिए वेरी गुड। मेहरगढ़ नियोलिथिक साइट है, बाकी की जो है साइट्स नियोलिथिक है। हुंजगी जो है आप लोगों की पूरा पाषाणिक स्थल है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। ठीक है, ये हुंजगी आप लोगों को मिलेंगी कर्नाटक के अंदर में यहां पर। ओके चलिए, नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की आकृति को जियोइड के रूप में वर्णित किया गया है। पृथ्वी द शेप ऑफ अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड, पृथ्वी के आकार को जियोइड कहा जाता है। द पोल ऑफ अर्थ आर स्लाइटली फ्लैटेंड, ठीक है, पोल्स जो है पृथ्वी के थोड़े से चपटे हैं और पृथ्वी जो है इसी वजह से जियोइड शेप की कहलाती है। जल्दी बताइए कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है, जल्दी से। देखिए 1364 यहां पर में बच्चे जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, जल्दी से सारे के सारे बच्चे जो है जोर लगा देंगे। 2000 का आंकड़ा पार करना है हम लोगों ने आज सभी लोगों ने मिलकर। तो यहां पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स वो आप लोगों का हो जाएगा कि पृथ्वी के शेप को जियोइड कहा जाता है और पोल के पास में पृथ्वी जो है थोड़ी सी चपटी है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है आपके। और दो जो है वो रीजन है ए का, मतलब पृथ्वी को जियोइड क्यों कहा जाता है। ऐसे ही हमारा मन आया यहां पर में कि भाई क्या नाम रखे हमारी पृथ्वी का, राधा बाई, ठीक है, चंपा बाई, क्या नाम रखे हमारी पृथ्वी का। एक काम करते जियोइड रख देते इसके शेप का नाम। ऐसा किया कि हम लोगों ने नहीं, जियोइड इसका क्यों रखा हमने नाम, क्योंकि उसका शेप एक थोड़ा सा अलग है, वो पूरा परफेक्टली स्फीयर नहीं है। पोल के पास में चपटी है और पोल ध्रुवों के पास में पोल आप लोगों के ध्रुवों के पास में चपटी है और इक्वेटर के पास में उभरी हुई है, बलजी है। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स इसका नाम जियोइड पड़ा है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और इसी के कारण ये दूसरा वाला जो रीजन है ना, इसी के कारण इसका नाम जियोइड पड़ा है। तो आंसर इसका होगा बोथ 1 and 2 आर ट्रू एंड 2 इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। इसका नाम जियोइड रखने का कारण क्या है, क्यों रखा हम लोगों ने इसका नाम जियोइड, क्योंकि ये ऐसे शेप का है इसी वजह से। ओके याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से। ओके तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। कितने परसेंट लोगों ने सही आंसर लगाया है यहां पर में, चलिए। बफरिंग का इशू कुछ लोग बता रहे हैं यहां पर में, एक बार देख लेंगे कि बफरिंग जो है वो आप लोगों की आ रही है क्या। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स यहां पर में आप लोग देखिए अश्वघोष जो एक पोएट था, किसके दरबार में, जिसने किसकी रचना की है। वाह क्या क्वेश्चन है भाई, मतलब जबरदस्त क्वेश्चन, DSSB JEE का क्वेश्चन है आप लोगों का। अश्वघोष, दो क्वेश्चन को एक ही साथ आ गया आप लोगों का। ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स अश्वघोष जो है ये आपका जो है कनिष्क का दरबारी कवि था। ठीक है, कनिष्क का दरबारी कवि था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। और बुद्ध चरिता नाम की पुस्तक की रचना की है इसने। कनिष्क का दरबारी कवि था और बुद्ध चरिता नाम की पुस्तक की रचना की थी। तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कनिष्क का दरबारी कवि था अश्वघोष और बुद्ध चरिता नाम की पुस्तक की इसने रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बुद्ध चरिता ये आपका सुपर टेट के अंदर में भी क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, आगे में भी पूछे जाने की संभावना बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों और ब्राह्मी लिपियों को किसके द्वारा पढ़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी आपको जो है स्टार्टिंग में मैंने बताया भी कि अशोका के शिलालेखों की रचना ब्राह्मी लिपि के अंदर में हुई थी, ब्राह्मी। और ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा,
तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था फ्रेंड्स जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 के अंदर में इसको पढ़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे में कभी भी पूछे जाने की संभावना है। 1500 लोग क्रॉस हो चुके हैं फ्रेंड्स, जल्दी से लाइक का नंबर भी बढ़ाते रहेंगे ताकि हम लोग जल्दी से 2000 के आंकड़े को पार कर जाए। बी इज द करेक्ट आंसर। जेम्स प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1837 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा था, जिससे कि हम सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ पाए। अदरवाइज हम लोग नहीं पढ़ पाते, अगर जेम्स प्रिंसेप नहीं होते तो हम लोग वो लिपि को नहीं पढ़ पाते, ना ही अशोका के बारे में हमारे पास में इतनी सारी जानकारी अवेलेबल हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के 3 चरणों की विस्तृत जानकारी देता है। समुद्रगुप्त के बारे में कौन सा अभिलेख है जो जानकारी हम लोगों को देता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अशोका के बारे में आप लोगों को पता है, ब्राह्मी जो है अभिलेख के अंदर में अशोका ने बहुत सारी जो है चीजें लिखवाई है। समुद्रगुप्त का सैन्य अभियान, ठीक है, संस्कृत भाषा के अंदर में इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या इसको प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है, उसमें आपको मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में ये लिखवाई थी हरिसेन ने। हरिसेन कौन था? ठीक है, हरिसेन कौन था समुद्रगुप्त का? बताओ, हरिसेन समुद्रगुप्त का कौन था? दरबारी कवि था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का हरिसेन। उसके दरबार में दरबारी कवि भी था, कुमार अमात्य भी था, सबसे इंपॉर्टेंट वाला मंत्री संधि विग्रही का भी था, ठीक है, ये भी याद रखना है आपने कि बहुत सारी अलग अलग पोस्ट इसके पास में थी। तो ऑब्वियस सी बात है समुद्रगुप्त की तारीफों में लिखेगा ही वो बहुत सारी चीजें। ओके, चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इनाम गांव। इनाम गांव के बारे में कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है? कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को फ्रेंड्स, ठीक है, 1000 लाइक्स यहां पर में कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, 1000 बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो देखिए यहां पर में घोड़ नदी पर स्थित एक स्थान है, घोड़ नदी के किनारे पे बसा हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। यहां लोगों को दक्षिण की दिशा में सर रख के दफनाया गया था। तो आंसर यहां पर में मैक्सिमम लोग जो है फ्रेंड्स लगा रहे हैं, ठीक है, जो मैं देख पा रहा हूं सी आंसर लगा रहे हैं। आपको बता दूं फ्रेंड, दक्षिण नहीं, उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ सर रख के दफनाया जाता था। दिशा में क्यों कंफ्यूज हो गए आप सभी लोग? केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। यहां पर में आंसर जो है आप लोगों का साउथ नहीं होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ रख के दफनाते थे। भूल गए कि राजू बेचारा मर गया आप लोगों के लिए समझाने के लिए कि भाई जब भी मरता था तो नॉर्थ में सर रख के दफनाते थे, नॉर्थ डायरेक्शन में। बेचारा राजू मर गया तुम्हारे लिए और तुम लोग आंसर याद नहीं रख पाए। तो ओनली वन, केवल पहला वाला सही है। 14वें नंबर का आंसर जो है आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब याद रहेगा हमेशा? अब हमेशा याद रहेगा कि नहीं रहेगा आप लोगों को? जल्दी बता दीजिए। नॉर्थ डायरेक्शन में सर रख के दफनाते थे इनाम गांव के अंदर में, घोड़ नदी के किनारे पर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हमारा इनाम गांव है कहां पर में, कौन से राज्य में? एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख लो, महाराष्ट्र के अंदर में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किसने दीवाने अमीर कोही नाम से विभाग की स्थापना की थी? दीवाने अमीर कोही, तो दीवान ए अमीर कोही नाम से डिपार्टमेंट की स्थापना की थी फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो आंसर यहां पर में मैक्सिमम लोगों ने कर दिया है, ठीक है। सही आंसर और गलत आंसर भी दोनों तरफ से यहां पर में आ रहे हैं आप लोगों के। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दीवाने अमीर कोही कौन सा डिपार्टमेंट था, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, तभी अपना एक नंबर जोड़ना। आप लोग बताइए यहां पर में दीवाने अमीर कोही कौन सा डिपार्टमेंट था? क्या ये फाइनेंस का डिपार्टमेंट था, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था, ठीक है, किस चीज का डिपार्टमेंट था ये? तो ये एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था फ्रेंड्स, कृषि का, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। कृषि का विभाग था, कृषि विभाग। कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर को ही चलाया था। 1600 बच्चे यहां पर में जुड़ चुके हैं, 400 की जरूरत है, एक बार दम लगा के हिस्सा कर दो आप लोग। ओके, चरक किसके दरबार में दरबारी चिकित्सक थे? चरक, ठीक है, चरक। चरक संहिता नाम की पुस्तक लिखी है इन्होंने, जिसमें उन्होंने हड्डियों की गणना की थी। गलत की थी गणना उन्होंने, लेकिन चलो ट्राई तो किया भाई ने, ट्राई के लिए यार फुल मार्क्स तो उनको मिलना ही चाहिए। तो याद रखेंगे चरक किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो कनिष्क के थे। कनिष्क के दरबारी कवि का नाम था अश्वघोष और दरबारी चिकित्सक का नाम था चरक, ठीक है। तो कनिष्क के दरबारी कवि का नाम अश्वघोष, जिसने बुद्ध चरितम नाम की पुस्तक लिखी, और चरक थे इनके दरबारी चिकित्सक, फिजिशियन, जो उनका इलाज करते थे। और चरक ने जो है फ्रेंड्स चरक संहिता लिखी है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जियाउद्दीन बर्नी इनमें से कौन सी पुस्तक के लेखक है? ओके, जियाउद्दीन बर्नी इनमें से कौन सी पुस्तक के लेखक है? जल्दी बताइए आप सभी लोग। जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। 17th नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे सभी के सभी लोग।
बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि जियाउद्दीन बर्नी जो है, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है आप लोगों की, वो लिखी है तारीख है फिरोज शाही। ओके, तो तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की एक बहुत ही फेमस वाली पुस्तक है, ये याद रखेंगे आप लोग। ओके, तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, फतवा ए जहांदरी नाम की एक पुस्तक है जो इन्होंने ही लिखी थी। फतवा ए जहांदरी, फतवा ए जहांदरी, जहांदरी, जहांदरी। ओके, फतवा ए जहांदरी और तारीख ए फिरोज शाही। बोलो जल्दी से, जिन लोगों का भी गलत हुआ होगा तो भी कोई बात नहीं, यहां पर मैं सीखने के लिए ही तो आए हैं ना, सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। फतवा ए जहांदरी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है, फतवा ए जहांदरी जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, सभी लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, ये जो फतवा जहांदरी है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर में जो मुस्लिम शासक है उसको उसने कुछ गाइडलाइंस दी है, कुछ नसीहतें दी है, उसने बताया कि मुस्लिम शासकों ने कैसा होना चाहिए फतवा जहांदरी के अंदर में। और तारीख फिरोज शाही के अंदर में उसने फिरोज शाह के समय काल के बारे में जानकारी आप लोगों को दी है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फतवा जहांदरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम शासकों के लिए एक गाइडलाइंस के तौर पर यह काम करती थी पुस्तक, उस समय के बाद में नसीहत देता था ये उसके अंदर में राजाओं को नसीहत। ओके, और तारीख फिरोज शाही नाम की पुस्तक भी इसने ही लिखी है, जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों का 18 नंबर का क्वेश्चन 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी पर आधारित आप लोगों की खिदमत में पेश है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन 1945, ठीक है, उसकी स्थापना के समय में संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य थे? तो 1945 में स्थापना हुई थी। अपने आप में 1 नंबर का क्वेश्चन यहां बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता? हाँ या ना जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बन सकता है। आज के समय में प्रेजेंट में जो है फ्रेंड्स, ये 193 कंट्रीज है इसमें, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय में केवल 51 मेंबर्स थे। क्या भारत इसका संस्थापक सदस्य है? हाँ या ना में जवाब दीजिए जल्दी से। क्या भारत इसका संस्थापक सदस्य है? जी हाँ, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इसकी स्थापना जब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तब भारत इसका सदस्य बना था। ओके, और इसकी जब स्थापना हो रही थी, जब इसकी मीटिंग्स चल रही थी, उस समय में भी यहाँ पर में जो है भारत इसका पार्ट था उस पूरी प्रक्रिया का, जब इसको बनाया जा रहा था। तो 51 नेशंस में भारत भी था, चाहे हम आजाद ना हुए हो, लेकिन फिर भी भारत इसका पार्ट था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रेजेंट में 193 कंट्रीज है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर में 51 कंट्रीज थे इसके अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतरों के बारे में सही कथन है? बताइए जल्दी से। देशांतर, लॉन्जिट्यूड, कल ही आप लोगों को पढ़ाया है मैंने, लॉन्जिट्यूड के बारे में कौन सा वाला सही है आप लोगों का? ओके, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे सभी लोग। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर के बारे में सही कथन है? द लेंथ इज लॉन्गेस्ट एट पोल, सबसे जो ज्यादा लंबाई है वो पोल के ऊपर में है। ठीक है, देशांतर की। इसके बाद में लेंथ इज द शॉर्टेस्ट एट इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर में जो है लॉन्जिट्यूड की लंबाई सबसे कम होती है। ऑल ऑफ देम हैव इक्वल लेंथ, सभी की लंबाई समान होती है। लेंथ रिड्यूसेस टुवर्ड्स द पोल। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बात सुनो, लॉन्जिट्यूड जो है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं, साउथ पोल पे आकर खत्म हो जाते हैं, सेमी सर्कुलर होते हैं, सेमी सर्कुलर, ठीक है, अर्धवृत्ताकार। तो ये इनका सभी का साइज बराबर होता है, साइज चेंज नहीं होता कभी भी, इन लोगों का साइज और लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती। सारे के सारे पूरे 360 जो लॉन्जिट्यूड है, ठीक है, सभी की लेंथ जो है ना, आप लोगों को याद रखना है कि सेम है। ठीक है, लेंथ सेम है सभी की, पूरे के पूरे जितने भी आपके लॉन्जिट्यूड है उन सभी की देशांतरों की लंबाई समान है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 64% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे से ध्यान रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए, तो जितने भी आपके देशांतर है उन सभी की लंबाई जो है वो समान है, क्योंकि ये ऊपर नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल तक जा रहे हैं, सारे के सारे सेमी सर्क्यूलर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। हमारे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाला इनकरेक्ट है, गलत है। ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, आपसे इनकरेक्ट बोला है। 1700 से ज्यादा लोग यहां पर में जुड़ चुके हैं, 1150 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर का नंबर आप लोग बढ़ाते रहिए, ताकि आज हमारा 2000 का लाइक का और 2000 जो है लाइव बच्चों का आंकड़ा जो है पार हो सके, और हम लोग बिल्कुल हमारा जो 12th स्टैंडर्ड हम लोगों को ऐड करना है वो भी हम लोग इसके अंदर में ऐड कर ले। तो द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन इज नोन एज रोटेशन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को घूर्णन कहा जाता है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना परिक्रमण कहलाता है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है उसको घूर्णन कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, और
पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है, अपने आप में ऐसा गोल गोल रानी इतना इतना पानी करके घूमती रहती है, उसको परिक्रमण कहते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों के दोनों पॉइंट्स गलत है आपके, दोनों के दोनों उल्टा दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है। इसी वजह से आंसर सी हो जाएगा बोथ, क्योंकि आपसे तो गलत पूछा था, है ना, आप लोगों से ही पूछा है ना कि गलत कौन सा है, तो दोनों के दोनों गलत है। ठीक है, दोनों के दोनों गलत है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को आप परिक्रमण कहते हो, ये इसको परिक्रमण कहते हैं। और जो घूर्णन है ना, वो अपने आप जब धुरी पर घूमती है, खुद के अराउंड जब गोल गोल घूमती है, उसको घूर्णन या रोटेशन कहा जाता है। इसको याद रखना है फ्रेंड्स। देखो, पृथ्वी अपने खुद का अराउंड घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, वो रोटेशन घूर्णन कहलाता है। और पृथ्वी जो सूरज के अराउंड घूम रही है, उसको रिवॉल्यूशन या फिर आप लोग परिक्रमण कहते हो। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, दोनों के दोनों जो है अपोजिट दिए हुए हैं, इसी वजह से आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। और गलत आपसे पूछा था, इसी वजह से एग्जाम में आप लोगों ने ध्यान से लगाना है आंसर को। गलत देखे नहीं, कोई बात नहीं अर्चना सिंह जी, अभी नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, क्योंकि आप जो है जब आप ध्यान रखोगे तभी आप लोग इस तरीके से इसको कर पाओगे। प्रियंका कुमारी सिंह जी व्हाट्सएप कर दीजिए, उसके ऊपर में आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। खादर, अच्छा जल्दी से बता देना 20 में से कितना नंबर आया था आप लोगों का, 20 में से कितना स्कोर आया है, ये भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए मुझे। ठीक है, खादर और भांगार निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? खादर और भांगार किस प्रकार की मिट्टी है, ये बताते रहेंगे आप सभी लोग। ठीक है, काली मिट्टी, एल्यूवियल जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट, कौन से वाले मिट्टी का प्रकार है खादर और भंगार? तो खादर और भंगार ये आप लोगों की जो है फ्रेंड्स एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। इसमें से कौन सी वाली पुरानी मिट्टी है और कौन सी वाली नई मिट्टी है, ये भी बता दीजिए। अभी इतना खर्चा हो गया है तो जल्दी जल्दी बता दो कि कौन सी न्यू प्रकार की मिट्टी है और कौन सी जो है पुराने प्रकार की मिट्टी है। तो आपकी जो खादर है फ्रेंड्स, ये न्यू है, नई वाली मिट्टी है, नई वाली जलोढ़ मिट्टी। और भांगर जो है आप लोगों की ओल्ड एलुवियल सॉइल है। दोनों के दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का खादर पुरानी वाली मिट्टी, भांगर जो है आप लोगों की न्यू वाली मिट्टी है एलुवियल सॉइल के प्रकार में। नेक्स्ट, लानोस, स्टेपी, प्रेरीज, वेल्ड, ऑप्शन एलिमिनेट करके आप लोग कोशिश कीजिए फ्रेंड्स यहां पर में कैसे आंसर लगाया जा सकता है। आप लोगों का यूपी पीसीएस सिविल सर्विसेज 2016 में आया था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। कोशिश करना है आप लोगों ने कि इसका आंसर क्या होगा आपका। लानोस, ठीक है, लानोस आप याद रखिए फ्रेंड्स, वेनेजुएला में पाए जाते हैं, वेनेजुएला। और वेनेजुएला जो है वो साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की कंट्री। तो लानोस साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, वेल्ट जो है फ्रेंड्स वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका मतलब अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो ए की जोड़ी 4 के साथ और डी की जोड़ी 2 के साथ, ए की जोड़ी 4 के साथ, डी की जोड़ी जो है 2 के साथ। तो 4 2, देखिए यहां 4 है, यहां 2 है। ठीक है, यहां 4 और 1 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता तीसरा वाला। 4 है और 2 है। ठीक है, तो आप लोगों का एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 कोई नहीं लगाएगा अब। ठीक है, आपका देखिए यहां पर में जो 13% लोग लगा चुके हैं उनका गलत हो गया है। अब बाकी में देखेंगे यहां पर में फ्रेंड्स, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में बोला जाता है, प्रेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में है आप लोगों के। सी की जोड़ी लगेंगी 1 के साथ में। ठीक है, तो सी की जोड़ी 1 के साथ में केवल एक जगह पे लगी थी और ये क्लीन बोल्ड, आप लोगों का आंसर आपके सामने आ चुका है, क्लीन स्वीप। ओके, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में। आपको याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका के लोग प्रेयर कर रहे हैं कि अगले जन्म हमें ड्रम चच्चा ना दीजो, अब आगे से कभी भी ट्रम्प को जिता के नहीं लाना है करके। तो प्रेरीज जो है फ्रेंड्स नॉर्थ अमेरिका की प्रेयर कर रहे हैं वो लोग, प्रेरीज घास के मैदान। ओके, तो नॉर्थ अमेरिका में है, याद रखेंगे। स्टेपी जो है फ्रेंड्स वैसे तो सेंट्रल एशिया में पाया जाता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा यूरोप में भी जाता है, इसी वजह से मैंने उससे एलिमिनेट नहीं किया आपका। स्टेपी सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में पाया जाता है और कुछ हिस्सा इसका यूरोप के अंदर में भी पाया जाता है, इस वजह से इसका आंसर आपका बी की जोड़ी 3 के साथ में लगेंगी। ठीक है, चलो नाउ फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी? सभी लोगों ने आंसर करना है। 1750 लोग हो गए हैं, 250 की जरूरत है। और लाइक का नंबर भी बढ़ाते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं। जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका कि भाई पल्लवों की राजधानी थी आपकी कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम, कांचीरे कांचीरे। ठीक है, तो कांचीपुरम आप लोगों का आंसर होने वाला है, पल्लवों की राजधानी। रायचूर दो आब, दो आब का मतलब क्या होता है? दो आब। ठीक है, आब मतलब पानी और दो आब मतलब दो पानी के बीच का एरिया। तो रायचूर दो आब, बताओ कौन से दो नदियों के बीच का इलाका है? रायचूर दो आब, ये भी क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप लोग जल्दी से बताएंगे रायचूर दो आब कौन से दो नदियों के बीच का इलाका है?
आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जैसे जैसे रिवीजन कर रहे हो बढ़ रहा है ना आपका कॉन्फिडेंस, आप आंसर कर पा रहे हो, आप जब ऑप्शन देख रहे हो तो उसको भी बता पा रहे हो आप लोग कि क्या होगा। जैसे कृष्णा तुंगभद्रा की लाइन लगा दी है आप लोगों ने। ओके, तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में है, कृष्णा और तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा। ये तुंगभद्रा नदी जो है फ्रेंड्स, ये कृष्णा की ही सहायक नदी है, ये याद रखना है आप लोगों ने, बाद में जाकर कृष्णा में ही मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर में ये कांची आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स, यहां पर में ये पल्लव लोगों की राजधानी थी। भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्रिप्स मिशन भारत में आया कब था ये भी बता देना मुझे, ठीक है। क्रिप्स मिशन कौन से साल में भारत में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था ये बताएंगे आप सभी लोग, और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि भाई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। अगर हिम्मत है तो ये भी बता दो कि उस समय में भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रिप्स मिशन आया था भारत के अंदर में मार्च, ठीक है, 1946 में, 1946 के अंदर में, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। मार्च 1946 के अंदर में क्रिप्स मिशन भारत आया। उस समय में फ्रेंड्स ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, भारत की आजादी के समय में भी यही थे, इन्होंने ही भेजा था अपने मंत्रिमंडल, ठीक है। अच्छा, यहां पर में क्रिप्स मिशन आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है, क्रिप्स मिशन, तो एक सेकेंड फ्रेंड्स, क्रिप्स मिशन जो है आप लोगों का ये था 1942 का आप लोगों का, ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 का, और उस समय में थे विंस्टन चर्चिल आप लोगों के, विंस्टन चर्चिल। अब मैं आपका यहां पर मैं दोनों के दोनों पॉइंट क्लियर कर ही देता हूं, फिर से ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लूंगा, ठीक है। यहां पर मैं देखिए आप लोग सभी के सभी लोग, क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन, ठीक है, और कैबिनेट मिशन, दोनों के दोनों पॉइंट में आप लोगों को ध्यान रखना है। क्रिप्स मिशन जो है वो आया था आप लोगों का 1942 के अंदर में। उस समय में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, और वर्ल्ड वॉर 2 में भारत की मदद मांगने के लिए, भारतीय लोगों की मदद मांगने के लिए जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे आप लोगों के, उनके नेतृत्व के अंदर में विंस्टन चर्चिल उन्होंने जो है फ्रेंड्स ये भेजा था कि भारतीय लोगों को जाके मनाओ करके। ओके, कैबिनेट मिशन जो है ये आया आप लोगों का, कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर में, और उस समय में सरकार बदल चुकी थी, विंस्टन चर्चिल की जगह पे क्लीमेंट एटली जो है वो प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था, उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर विंस्टन चर्चिल लगाना है हम लोगों ने, ठीक है, विंस्टन चर्चिल। चलो कोई नहीं फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोग जो है दोनों के दोनों पॉइंट्स आप लोगों को समझ गए, लिख दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ताकि याद हो जाए आप लोगों को। क्रिप्स मिशन बोला है आप लोगों से, 1942 में आया था, ठीक है, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, क्लीमेंट एटली थे। अब मैंने एक बार बोल दिया है आप लोगों को कि भाई वायसराय भी बता देना करके, अब जब बोल दिया है तो बोल दिया है, जब बोल दिया है तो बोल दिया है, हम वो भी करेंगे। फिर इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है कि उसको कर नहीं सकते हम लोग करके। क्रिप्स मिशन जब 1942 के अंदर में आया था, उस समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथ गो, भारत के वायसराय थे, ठीक है। क्रिप्स मिशन के समय में, क्रिप्स मिशन जब भारत आया, लॉर्ड लिनलिथ गो भारत के वायसराय थे, और जब कैबिनेट मिशन भारत के अंदर में आया तो लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय थे, ठीक है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप लोग अच्छे से पढ़ोगे ना फ्रेंड्स तो मैं फिर आपको दिल खोल के पढ़ाऊंगा, आप लोगों को जितनी जानकारी आप लोगों को चाहिए हर एक जानकारी आप लोगों को देता रहूंगा। बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। यहां पर मैं जैसे आप लोगों के रिस्पांस रहेंगे, जितना ज्यादा लाइक एंड शेयर आप लोग करते रहोगे, सब्सक्राइब करते रहोगे फ्रेंड्स, उतना ज्यादा दिल खोल के आप लोगों के लिए नॉलेज जो है मैं यहां पर मैं बरसाता रहूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अनुसार भारत को कितने भागों में, भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है? जल्दी जल्दी से बताइए। भारत के इतिहास को जो है फ्रेंड्स आप लोग, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, किसने लिखा था ये भी बता देना है आप लोगों ने कि किसने लिखा था, कब लिखा था, ये भी आप लोग बता सकते हो। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है आप लोगों का, इसके अनुसार हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है इसको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इंडिया के अंदर में बांटा जा सकता है। जेम्स मिल्स नाम के एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 1817 में ये बुक लिखी थी, हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इंडिया में बांटा जा सकता है, ठीक है। जेम्स मिल्स ने इसको लिखा था, मैं आपको दिखा देता हूं फ्रेंड्स। जेम्स मिल्स, उन्होंने ये बुक लिखी थी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये पुस्तक उन्होंने लिखी कब? 1817 में, 1817 के अंदर में ये पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में भारत के इतिहास को विभाजित किया कि पहले हिंदू शासक थे, फिर मुस्लिम शासक आए और फिर बाद में ब्रिटिश शासक आ गए।
बताओ 25 में से कितने लोगों का जो है 25 में से 25 आए हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। 25 में से 25 कितने लोगों के आए हैं? 25 में से 26 25 में से 26 तो आ ही नहीं सकते। 24 कितने लोगों के आए? 23 कितने लोगों के आए हैं? 22 20 21 कितने लोगों के आए? जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अभी भी पूरा मौका है फ्रेंड्स, आपके पास में पूरे 25 क्वेश्चन बचे और मैं चाहूंगा कि पूरे 25 में से 25 आगे में आप लोग स्टोर से जो है यहां पर में सही आंसर करो। देखते हैं, आपको चैलेंज कर रहा हूं कि 25 में से और आगे में 25 कौन लेकर आ सकता है। अपनी ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसको समर्पित की थी? गुलामगिरी नाम की पुस्तक लिखी उन्होंने, ठीक है, गुलामगिरी नाम की पुस्तक, और किसको समर्पित कर दी बताओ? तो ये पुस्तक जो है उन्होंने समर्पित कर दी थी अमेरिकन को, जिन्होंने अमेरिकन सिविल वॉर के अंदर में भाग लिया था गुलामी को खत्म करने के लिए। अब अमेरिका के अंदर में तो किसी ने पढ़ा नहीं होगा गुलामगिरी नाम की पुस्तक। हे मैन सी, जैसे मैंने आपको पिछले बार भी बताया कि ज्योतिराव फूले हैज रिटन अ बुक, वेरी गुड बुक फॉर अस। वहां के गुलाम लोगों ने तो पढ़ा नहीं होगा। बेसिकली उनका मकसद था भारतीय लोगों में चेतना जगाना, भारत के लोगों के अंदर में चेतना जगाना कि भाई जैसे अमेरिका के लोगों ने गुलामी को खत्म किया है, वहां पर में एक क्रांति लाकर भारत के अंदर में भी गुलामी को, जो जाति प्रथा के नाम पर भारत में गुलामी चल रही है, उसको खत्म करने की जरूरत है। ये उन्होंने किया था, तो अमेरिका के लोगों को समर्पित किया था उन्होंने, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। कितने प्रतिशत लोगों ने सही आंसर दिया है? प्लीज कैन वी हैव दिस स्टैट्स? डी, 82% लोगों ने आंसर दिया है। नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था? वंदे मातरम आंदोलन, मैं आपको हिंट देता हूं फ्रेंड्स, ये आंदोलन 1905 में स्टार्ट हुआ था। ये आंदोलन बंगाल के विभाजन के बाद स्टार्ट हुआ था। दोनों हिंट आपको दे दिया मैंने, ठीक है, 2 हिंट दिया है आप लोगों को कि ये आंदोलन बंगाल के विभाजन के बाद स्टार्ट हुआ था और, ठीक है, 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, या फिर आप लोग इसको जो है फ्रेंड्स बाइकॉट मूवमेंट भी बोलते हो आप लोग, जिसके अंदर में हम लोगों ने केवल स्वदेशी जो चीजें हैं, जो भारत में बनी चीजें, उनका इस्तेमाल करने का आग्रह किया सभी लोगों से। स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल के इलाके में शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में। उसी को आंध्र के इलाके में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था, आंध्र प्रदेश के इलाके के अंदर में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था इसको आंध्र के इलाके में, डेल्टा वाला जो इलाका था, समुद्री किनारे वाला इलाका, ठीक है। सर्वोपरिता की नीति अपनाने वाला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? पैरामाउंटसी। पैरामाउंटसी का मतलब कि हम सबसे बड़े हैं, भारत के अंदर में जितने भी राजे रजवाड़े हैं वो हमसे नीचे रहेंगे, उनको यह मानना पड़ेगा कि अंग्रेज उनके बॉस है, ठीक है। अंग्रेजों का जो राजा या रानी है वो उनकी बॉस है, उनका राजा या रानी है, ऐसा मानना पड़ेगा। इवन हमारे राजे रजवाड़ों को भी ऐसा मानना पड़ेगा कि वो उनका भी एक बॉस है जो ब्रिटेन के अंदर में बैठा हुआ है, उनकी राजा या रानी। इसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी। और ये कौन लेकर आया था पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी? ये लेकर आया था फ्रेंड्स आपका चचा का लड़का लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग, 2 हेस्टिंग हुए, वॉरेन हेस्टिंग नहीं बोलना है आप लोगों ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है फ्रेंड्स, इसको लिखा जाता है शॉर्ट में आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। तो 1813 से 1823 के बीच में इसने भारत के अंदर में जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था ये, और इसने ही पैरामाउंटसी की नीति लेकर आया था, सर्वोपरिता की नीति। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायरेक्ट याद रखेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लेकर आया था पैरामाउंटसी की नीति, ठीक है, सर्वोपरिता की। भारत के अंदर में जितने भी राजे रजवाड़े वो सारे सारे के सारे ब्रिटेन के राजा के या जो भी रानी रहेंगी उसके नीचे रहेंगे, ओके। नाउ फ्रेंड्स सतनामी आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 29 नंबर का क्वेश्चन है। 1869 लोग जो है यहां पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स हमारे साथ में। जल्दी से सभी के सभी लोग एक बार लाइक एंड शेयर कर देंगे ताकि ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ सके। 2000 का आंकड़ा हमारा पार हो जाए आज। सभी लोग, पूरे लोग एक साथ दम लगा देंगे तो हो जाएगा। तो गुरु घासीदास जी जो है फ्रेंड्स, उन्होंने सतनामी आंदोलन चलाया था। कौन से इलाके में चलाया था? भारत के सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत के अंदर में इन्होंने चलाया था। ये याद रखना है फ्रेंड्स, सेंट्रल इंडिया के अंदर में, मध्य भारत के इलाके के अंदर में। तो आंसर इसका जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, सतनामी आंदोलन। कौन से लोगों के बीच में चलाया था? जो लेदर वर्कर थे, जो चमड़े का कारोबार करते थे, जिन चमड़े के कारीगर जो थे, चमड़े से बहुत सारे बैग, चप्पल वगैरह जो बनाते थे, उन लोगों को बहुत नीचे दर्जे का माना जाता था समाज में। उन लोगों की सेवा करने के लिए गुरु घासीदास जी ने सतनामी आंदोलन चलाया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको बोला है शीतकालीन संक्रांति तब होती है जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी, ठीक है। विंटर सोल्स्टिटाइज जो है फ्रेंड्स, सदर्न हेमिस्फीयर में जब होगा, जब लंबा दिन होगा और छोटी रातें होंगी। समर सोल्स्टिटाइज के अंदर में उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, आपका छोटा दिन होगा और लंबी रात होंगी, छोटा दिन और लंबी रात। देखिए समर सोल्स्टिटाइज में क्या होता है, समर का महीना, आप अपने हिसाब से देखो, क्योंकि यहां पर में क्या है ना फ्रेंड, जितनी भी मैक्सिमम जो साइंटिफिक टर्म्स बनाई गई है वो उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से बनाई गई है।
और लकीली हम भारत के लोग जो है ना वो भी हम उत्तरी गोलार्ध में ही रहते हैं, हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो समर सोल्स्टिटाइस मतलब कि गर्मी के मौसम में बताओ छोटा दिन होता है क्या हमारे भारत के अंदर में, उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होता है या लंबा दिन होता है? आप बताओ मेरे को, बाकी चीजों को मारो गोली, आप ये मेरे को बताओ बस अभी के अभी। ठीक है, आप जाओ, नहीं पता आपको, अभी अभी हुए हो आप, आपने ध्यान नहीं दिया अपने मम्मी से, पापा से, ठीक है, पति देव से, सासू माँ से, जिससे पूछ के आना पूछ के आओ कि समर के मौसम में, ठीक है, गर्मियों में लंबा दिन होता है या छोटा दिन होता है? गर्मियों के मौसम में लंबा दिन होता है फ्रेंड्स आप लोगों का। यहां पर मैं क्या बोल रहा है, यहां पर मैं बेवकूफ बना रहा है हम लोगों को, शॉर्टेस्ट डे बोल रहा है यहाँ, तो ये तो गलत है बिल्कुल आपका। विंटर सोल्स्टिटाइस जो है फ्रेंड्स ये होता है दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में। तो दक्षिणी गोलार्ध में उस समय में सबसे लंबा दिन होता है विंटर सोल्स्टिटाइस में। ठीक है, मतलब जब हमारे भारत में जो है विंटर चल रहे होते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में उस समय में समर चल रहा होता है। तो हमने तो हमारे हिसाब से विंटर नाम रखा उसका, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उस समय में हो रहा होता है आप लोगों का, ठीक है, समर। तो विंटर सोल्स्टिटाइस में दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में सबसे लंबा दिन होता है और छोटी रातें होती है उस समय में, विंटर सोल्स्टिटाइस के अंदर में दक्षिणी गोलार्ध में। और हमारे यहाँ इसका उल्टा होता है, हमारे यहाँ पर में जो है छोटा दिन होता है, लंबी रात होती है विंटर सोल्स्टिटाइस के अंदर में। तो यहाँ पर में पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। आप लोगों से जो है फ्रेंड्स सही वाला ही पूछा था, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, कितने लोगों ने सही किया था, ये कितने लोगों ने सही आंसर किया है इसका देख लेते हैं। यहां पर में हमारा केवल और केवल जो है फ्रेंड्स 30% लोगों ने सही आंसर लगाया है, 30% लोगों ने, ठीक है, 30% लोगों ने सही आंसर लगाया है। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखोगे इसका आप लोग, ठीक है। चलो, वेद समाज, प्रार्थना समाज, सिंह सभा पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। 1861 लोग हो चुके हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी से सभी लोग 1800 के 1800 लोग एक साथ जो है फ्रेंड्स लाइक का बटन दबा देंगे और सभी लोग शेयर भी कर देंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स वेदा समाज की, प्रार्थना समाज की, सिंह सभा की, तो वेद समाज जो है आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, ये आपका स्थापित हुआ था मद्रास के अंदर में, मद्रास प्रेसिडेंसी में इसकी स्थापना हुई थी। तो एक ही जोड़ी दो के साथ लगने वाली है। तो यहां पर मैं ये ऑप्शन नंबर 1 तो आंसर हो ही नहीं सकता, ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना जो है हुई थी बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, एमजी रानाडे ने इसकी स्थापना की थी। तो बी की जोड़ी 3 के साथ लगेंगी, बी की जोड़ी 3 के साथ में केवल और केवल एक जगह पे ही लगी है, तो आंसर आपको मिल गया, बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब सिंह सभा, सिंह सभा आंदोलन जो है फ्रेंड्स ये सिखों के अंदर में किया गया आंदोलन था। सिख समुदाय के अंदर में जितनी भी कुरीतियां फैली हुई थी, अंधविश्वास फैला हुआ था, उसको खत्म करने के लिए सिंह सभा आंदोलन चलाया गया आपका। एक आंदोलन जो है फ्रेंड्स अमृतसर में चलाया गया था 1871 में, और एक आंदोलन 1879 के अंदर में लाहौर में भी चलाया गया। तो लाहौर में भी सिंह सभा आंदोलन चलाया गया था, इसी वजह से जो है सिंह सभा आंदोलन की जोड़ी लाहौर के साथ में भी लग सकती है। वैसे अमृतसर के अंदर में पहला सिंह सभा आंदोलन हुआ था आपका, तो सी की जोड़ी 1 के साथ में, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, किसी भारतीय महिला की पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, सीटेट के अंदर में पूछा गया है, रीट के एग्जाम में पूछा गया है, और पता नहीं कितने सारे और एग्जाम्स के अंदर में ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भारतीय महिला की पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? तो पहली आत्मकथा है फ्रेंड्स अमार जीवन। किसने लिखी है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किसने लिखी है अमार जीवन नाम की आत्मकथा, किसने लिखी है? हु इज द राइटर ऑफ अमार जीवन, मेरा जीवन नाम की आत्मकथा, बंगाली भाषा के अंदर में, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग आंसर कर देंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। राज सुंदरी देवी, वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। राज सुंदरी देवी जो है उन्होंने लिखी है बंगाली भाषा में अमार जीवन, और किसी भी महिला के द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा 1876 में लिखी गई थी। किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा अब, और वो हुआ था फ्रेंड्स 1833 में, 1833 में। 1773 में बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वो। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को ही बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 में। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद को बदलकर वायसराय कब कर दिया गया था ये बताइए। वायसराय के नाम से कब बदल दिया गया? वायसराय, तो वायसराय के नाम के अंदर में बदल दिया गया था फ्रेंड्स आप लोगों का 1858 के अंदर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर में। तो 1833 का चार्टर एक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ये याद रखना है आपने। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर देश की जलवायु को प्रभावित करती है?
कौन सी अक्षांश रेखा है इनमें से जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ठीक है, ये हमारी दुनिया है, ये हमारा इक्वेटर है, और यहां पर में है हमारा भारत। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना देते भारत को। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीके का भारत जो बन सकता है भाई मेरे से, ठीक है, वो है ये। ओके, चलिए, तो यहां से जो है फ्रेंड्स हमारी जाती है कर्क रेखा। ये है इक्वेटर, 0 डिग्री वाला इक्वेटर है। यहां पर में ये 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ वाली लाइन है आपकी, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोला जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो है भारत में से जाती है। 80% लोगों ने बिल्कुल अब तक से यहां पर में सही आंसर दिया है फ्रेंड्स। ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के मध्य से जाती है और इसी की वजह से भारत की जलवायु भी प्रभावित होती है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के मध्य में से जाती है। सबसे लंबी जो है आप लोगों की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की सबसे लंबी लेंथ आपको मिलेंगी फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में, और सबसे छोटी मिलेगी राजस्थान के अंदर में। यह भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। भारतीय इतिहास लेखन के जनक अल बिरूनी किसके साथ भारत आए थे? मैंने आपसे पहले भी कहा था फ्रेंड, जब आपको यह पढ़ाया था क्वेश्चन की भारतीय इतिहास लेखन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो अल बिरूनी को कहा जाता है। अल बिरूनी ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम बता दीजिए, और जो भाषा में लिखी थी उसका भी नाम बता दीजिए। तो अल बिरूनी जो है फ्रेंड्स महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ में किताबुल हिंद नाम की पुस्तक उसने लिखी है। इस पुस्तक का आप लोग मेरे को क्या बताएंगे, भाषा कौन सी भाषा में लिखी गई थी? किताब उल हिंद, आपकी किताबुल हिंद नाम की पुस्तक है। कौन सी भाषा में लिखी गई थी ये बता देंगे सभी के सभी लोग। किताबुल हिंद। ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर कर देंगे यहां पर में। तो आपकी अरेबिक भाषा के अंदर में लिखी गई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, अरेबिक भाषा के अंदर में। ठीक है, अरेबिक भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? मेरे को आप लोग ईयर भी बताएंगे इसका, HSRA, इसकी स्थापना का साल कौन सा है, ईयर सभी लोग बताना है कमेंट करके। 36 नंबर का क्वेश्चन है। मेरी एनर्जी में कमी नहीं आ रही फ्रेंड्स, आप लोगों की भी एनर्जी में कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप लोग जितना ज्यादा एनर्जी दोगे उतना ज्यादा जो है फ्रेंड्स मैं भी आप लोगों के लिए एनर्जी यहां पर मैं लगा पाऊंगा। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। और जितने भी लोग हैं फ्रेंड, जिन लोगों को टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़ाई करनी है, टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज के साथ में जुड़ना चाहते हैं, सीटेट हो, DSSB हो, या बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोर्सेज हो, 7611101101 इस नंबर पे, या 9697888844 इस नंबर पे आप लोग कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हो। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है फ्रेंड्स भगत सिंह, और आप लोगों को याद रखना है भगत सिंह और इसके अलावा जो है चंद्रशेखर आजाद वगैरह जैसे जो लोग थे उन्होंने की थी। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। ठीक है, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के अंदर में। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर आप लोगों में से कितने लोगों ने लगाया है? 30% लोगों ने ही सही आंसर लगाया है यहां पर में। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। ओके, तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोगों ने मिलकर न्यू दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नाम की जगह है दिल्ली के अंदर में, वहां पर में इसकी स्थापना की थी 1928 में। HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि कौन सी वाली चीज भीमबेटका के बारे में सही नहीं है? प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। यहां पर में पूछा गया है कौन सी वाली पॉइंट सही नहीं है। तो कौन सा वाला पॉइंट सही नहीं है आप लोगों का? तो यहां पर में भीमबेटका इज लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में जी, बिल्कुल रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, सही है। ठीक है, भीमबेटका इज फेमस फॉर इट्स रॉक पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग के लिए सही है। ठीक है, भीमबेटका हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में भी लोकेटेड है, सही है। बट मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर में? क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में पूछा कौन सा वाला सही नहीं है। ठीक है, कौन सा वाला सही नहीं है आप लोगों का, ये पूछा है आप लोगों से। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गलत वाला पूछा है भाई। चारों के तीनों के तीनों सही है यहां पर में, गलत एक भी नहीं है। तो गलत एक भी नहीं है तो आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। कोई भी गलत नहीं है भाई, सारे के सारे सही है। ठीक है, सारे के सारे सही है यहां पर में, कोई भी गलत नहीं है। इनमें से एक भी ऑप्शन को नहीं बोल सकते हम जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो। ओके, तो इस तरह से आप लोगों ने एग्जाम के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। 1501 लाइक्स हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आपका। जल्दी जल्दी से सभी लोग अपना अपना योगदान यहां पर में देते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो गलत हो रहा है ना, उससे घबराना नहीं, उससे ना प्रेरणा लेनी है कि आप लोगों के माइंड में जो है वो न्यूरॉन्स बन रहे हैं। अब जब एग्जाम में आप लोग करोगे तो आपका ध्यान रहेगा कि सही बोला है या गलत पूछा है आप लोगों से, हाँ पूछा है या नहीं पूछा है, आप लोगों को अब याद रहेगा। तो इससे घबराना नहीं बिल्कुल भी, इससे प्रेरणा लेनी है कि इससे आप और ज्यादा बेहतर कर पाओगे आप लोग एग्जाम के अंदर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग यहां पर में आगे बढ़ते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर डी था।
टेम्परेट जोन या समशीतोष्ण क्षेत्र कहां पर में पाया जाता है, ये बताइए आप लोग। समशीतोष्ण क्षेत्र, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, और काफी सारे बच्चे जो है फ्रेंड्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। टेम्परेट जोन, जल्दी से बताइए टेम्परेट जोन कहां पर में पाया जाता है आप लोगों का। ओके, टेम्परेट जोन। और कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे ही और भी सेशंस आप लोगों के लिए लूं मैं, जिसके अंदर में पोल के थ्रू हम लोग रिवीजन करें, फास्ट रिवीजन जो जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके, जल्दी जल्दी से बताते रहिए आप सभी लोग। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहां पर में हमारे समशीतोष्ण क्षेत्र की, टेम्परेट जोन की, तो टेम्परेट जोन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये पाया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच में, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच वाला क्षेत्र जो है आप लोगों का, ध्यान से समझिए आप सभी लोग। ओके, ध्यान से समझेंगे। ये आपका 0 डिग्री, यहां पर मैं आप लोगों को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये यहां पर मैं आपका आर्कटिक सर्कल। ओके, आर्कटिक सर्कल, इसके बीच वाले को आप लोग बोलेंगे टेम्परेट जोन। बिल्कुल सेम पद्धति में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, और आर्कटिक वर्त, ठीक है, यहां पर में इस वाले क्षेत्र को भी आप लोग क्या बोलते हो, इस वाले क्षेत्र को भी आप लोग बोलते हो समशीतोष्ण क्षेत्र, ठीक है, टेम्परेट जोन। तो बी भी सही है यहां पर में, और सी भी यहां पर में सही है आप लोगों का। तो निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच समशीतोष्ण क्षेत्र स्थित है, बोला है ना आप लोगों से। बी और सी दोनों के दोनों यहां पर में सही है आप लोगों के। तो जिसने भी बी आंसर लगाया है और जिसने भी सी आंसर लगाया है, ठीक है, वो दोनों का सही है यहां पर में। आप लोग ऐसा समझ लीजिए यहां पर में कि आपका सही है, ठीक है। तो यहां पर में मोर देन वन ऑफ दी अबव, ऐसा हम लोग यहां ऑप्शन जोड़ लेते हैं, मोर देन वन ऑफ दी अबव, एक से ज्यादा यहां पर में सही है आप लोगों के, एक से ज्यादा सही है, ठीक है। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव ई आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अपने हिसाब से जिसकी भी दिमाग की बत्ती जल चुकी थी वो आंसर सही से लगा देगा यहां पर में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में इसको आप लोग छोड़ दीजिए, इसको आंसर ई मान लीजिए, और जिसने भी बी और सी आंसर लगाया वो सही मान लेंगे अपना आंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच में आप लोगों का टेम्परेट जोन पाया जाता है। भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया, प्राइम मेरिडियन नहीं बोलते उसको, इंग्लिश में जो प्रॉपर इंग्लिश है आप लोगों का वो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा जिसका अक्षांश है 82.5 डिग्री, ठीक है, ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, जहां से हमारा समय डिसाइड होता है, वो कितने राज्यों से होकर जाती है, जल्दी जल्दी बताओ। वो जाती है 5 राज्यों से होकर, 5, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, लेकिन तमिलनाडु उसमें नहीं है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 66% लोगों ने सही आंसर दिया है, जबकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कौन कौन से 5 राज्य है मेरे साथ में दोहराओ। यूपी है, एमपी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा राज्य है आप लोगों का, और आंध्र प्रदेश है। ये 5 राज्य है जिनमें से जाती है। ओके, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। मध्याह्न रेखा आप लोगों की मैप के थ्रू आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स यहां पर में कि 23.5 डिग्री ईस्ट वाली लाइन, ये आपका 82.5 डिग्री ईस्ट वाली लाइन 82 डिग्री और 30 मिनट, इसी को आप लोग 82.5 डिग्री ईस्ट भी लिख सकते हो आप लोग। इसका लॉजिक आपको बताया हुआ है मैंने ऑलरेडी। तो यहां पर मैं आप लोग देखोगे फ्रेंड्स, ये आप लोगों का ये उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इसमें से जाती है लाइन। 40वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कीजिए जल्दी से। यहां पर में 40th नंबर का 1600 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, 400 की कमी है। जल्दी जल्दी से सभी के सभी लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, सभी के सभी। ओके, तो यहां पर में आंसर क्या होगा आपका, देखिए कॉपर, टिन, गोल्ड, तांबा, टिन और गोल्ड हड़प्पा सभ्यता के समय में कहां से आते थे। तो कॉपर जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जो तांबा है आप लोगों का, ठीक है, ये कहां से आता था, टिन कहां से आता था, गोल्ड कहां से आता था। गोल्ड जो है वो कर्नाटक से आता था, वो तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जहां 3 नहीं है वो आंसर नहीं हो सकता आपका, ए तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तांबा कहां से आता था, टिन कहां से आता था, ये आप लोगों ने यहां पर में बताना है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। यहां पर मैं मेरे पास में कंटिन्यूअसली आप लोगों के आंसर्स आते जा रहे हैं। और आप लोग देखिए फ्रेंड्स, कॉपर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जो तांबा है, ओके, कॉपर, तांबा राजस्थान और ओमान से आता था, राजस्थान और ओमान से, ठीक है, राजस्थान और ओमान से आता था, ये याद रखना है आप लोगों ने, राजस्थान और ओमान। ओमान जो है एक आपका पश्चिम एशियाई देश है। टिन की बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो अफगानिस्तान और ईरान से आता था, अफगानिस्तान और ईरान से,
ठीक है, तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा, उल्टा दिया हुआ है, सोना सही है केवल यहां पर में। तो आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन मैं आपको रिपीट इसलिए बता रहा हूं फ्रेंड्स यहां, क्योंकि आपको याद होना चाहिए। ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर में लिस्ट दी गई है एक, प्लीज इस लिस्ट को ध्यान से देखिए आप लोग। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, DANISH ये ग्रुप और टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों ही ग्रुप के ऊपर में ये आपको मिल जाएगा यहां पर में ये वाली लिस्ट। प्लीज टीम इसको शेयर कर देना सबके साथ में, ताकि बच्चे जो है वो इसको रिवाइज कर सके बार बार। ओके, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स पॉइंट की तरफ में हम लोग यहां पर में आगे बढ़ते हैं। हमारे मगध से होकर कौन सी नदियां बहती है, 41 नंबर का क्वेश्चन आपका। ठीक है, 10 क्वेश्चन बचे हैं फ्रेंड, 10 में से 10 का टारगेट रखो कि 10 में से 10 पूरे क्वेश्चन आपने सही करने हैं। ठीक है, मगध से होकर कौन सी नदियां बहती है, तो मगध जो है आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स यहां पर में इस इलाके में। तो गंगा नदी यहां से बहती थी आपकी, सोन नदी उसी की सहायक नदी है, वो आकर इससे मिलती है मगध में से। ताप्ती नदी इधर साइड जाती है, ताप्ती। ठीक है, ताप्ती। ओके, इस तरीके से तो ताप्ती जो है नहीं जाती है मगध में से। तो गंगा और सोन 1 और 2 आंसर हो जाएगा, 1 और 2 ए इज द करेक्ट आंसर। मगध से होकर कौन सी नदी बहती है बोला है ना, ठीक है चलो, क्योंकि अब पता है कि अब जो है दिमाग में बार बार लाना है कि हाँ पूछा है या ना पूछा है करके। ओके, इस तरीके से जब गलत करते तब याद होती जाती है वो चीजें आप लोगों को। मानते हो कि नहीं मानते हो आप लोग चीजें? जब गलत होता है तो गलतियों से कई बार बहुत सारी चीजें सीखते हैं, इसी वजह से आपको यहाँ क्वेश्चन में जानबूझकर कंफ्यूज किया जाता है, ताकि आप एग्जाम में उन सारी चीजों का ध्यान रख सके। ठीक है, चलो, तो ए इज द करेक्ट आंसर। हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किसका ग्रह है, किस ग्रह की परिक्रमा करता है? टाइटन किसका जो है उपग्रह है, ये बताना है आप लोगों ने। दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा या दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। ठीक है, सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है ये, सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, तो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह जो है शनि ग्रह के पास में है, टाइटन। वैसे दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह बोला है, तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा जो है फ्रेंड्स वो है गैनीमाइड। ठीक है, गैनीमाइड। ठीक है, गैनीमाइड जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का है, आप लोगों का जुपिटर के पास में, जुपिटर के पास में सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमाइड, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमाइड। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइटन का आंसर होगा शनि ग्रह के पास में है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत सारे बार आप लोगों को याद करवाया है फ्रेंड्स, और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बताइए आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1870 में, 1865 के अंदर में, 1875 में, या सन 1800 के अंदर में? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी आप लोगों की 1875 में। अब मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से रखना। इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे में। यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी के एग्जाम में आ चुका है आप लोगों का, आगे में भी पूछे जाने की संभावना है। किसने इसकी स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे इन्होंने की थी यहां पर में इसकी स्थापना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ओके, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, ये इनका नारा था, ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ब्राह्मो समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन रॉय ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। वेलूर मठ की स्थापना, जहां पर में रामकृष्ण मिशन का भी स्थापना की गई थी, रामकृष्ण मिशन को शुरू किया गया था 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, ओम भट्ट स्वाहा। ठीक है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी, सभी लोग लिख दो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी। ओके, अभिनव भारत संस्थान, पता है ना आप लोगों को ये क्वेश्चन बिहार के बीपीएससी के पीसीएस में आया था, विनायक दामोदर सावरकर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट, 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। याद करो बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में आया कि गदर पार्टी की स्थापना कहां पर में हुई थी? 1913 के अंदर में यूएसए सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। लाला हरदयाल वन ऑफ द फाउंडर थे इसके। ओके, स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1923 के अंदर में। ओके, और इसके बाद में आता है फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी 1939 के अंदर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, आपका याद रखना है। पूरे के पूरे पॉइंट एकदम जो है आपके जबरा वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है आपके। क्षुद्र ग्रह की कक्षा निम्नलिखित किन ग्रहों के बीच में स्थित है? क्षुद्र ग्रह, ये भी बता दीजिए जल्दी जल्दी से। क्षुद्र ग्रह की कक्षा कौन से दो ग्रहों के बीच में स्थित है? ठीक है, आंसर कर देंगे जल्दी जल्दी से सभी लोग। क्षुद्र ग्रह जो है फ्रेंड, ये छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े हैं आप लोगों के, जो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, और ये क्षुद्र ग्रह आप लोगों के पाए जाते हैं। ठीक है,
मंगल और जुपिटर की, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 66% लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, मंगल और मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं आप लोगों के यहाँ पर में देखिए, ये मंगल की कक्षा है, ये जुपिटर की कक्षा है। छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े हैं जो गोल गोल सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, इस तरीके से गोल गोल जो है सूरज का चक्कर लगा रहे हैं उसी कक्षा के अंदर में। ठीक है, चलिए उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि संगम जो कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंडर कहा गया है। संगम कविताओं में 3 राजवंशों को मूवेंडर कहा गया है, चेर, पाल और राष्ट्रकूट। ए, बी, सी और डी यहां पर मैं आप लोगों को दिया गया फ्रेंड्स, आपको बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, चलिए, और आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर में भी दिख गया होगा कि टीचिंग परीक्षा की टीम इतनी ज्यादा सुपर फास्ट है। और यहाँ पर मैं जो है हमारे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आभा शुक्ला जी यहाँ पर जिन्होंने इसके अंदर में कंट्रीब्यूट किया है, और पूजा चौहान मैम, ठीक है, इनका भी यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। पूजा मैम तो बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर में सेलेक्ट भी हो चुकी है आपकी। ठीक है, और टीपी के साथ में भी जुड़ी हुई है काफ़ी लंबे समय से। तो ये भी आप लोग जो है फ्रेंड्स याद रखोगे कि पूरी टीम मेहनत करती है आप लोगों के लिए। और मुझे यहाँ पर मैं बताया गया कि इसकी टेस्ट बन चुकी है सर, बच्चों को दे देना करके टेस्ट बन चुकी है आपकी, तो आपको टेस्ट मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं देखिए एक और इन्होंने अपडेट कर दिया है, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पर मैं पीछे से जो है फ्रेंड्स, ठीक है, आपका ये हो चुका है यहाँ का ऐसा टेलीग्राम पर टेस्ट लिंक शेयर कर दिया है, क्लास के एंड में पिन कर दीजिएगा। ठीक है मैम, कर देंगे ताकि मुझे याद रहे। उन्होंने यहाँ लिख दिया स्क्रीन के ऊपर में। थैंक यू वेरी मच पूजा मैम। चोल, चेर और पांड्या इनको कहा जाता है फ्रेंड्स मूवेंडर, ये याद रखेंगे आप लोग, चोल, चेर और पांड्या। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ओके, दहलीए कुनह और जहांपनाह क्या थे? 45 नंबर का क्वेश्चन, दहलीए कुनह। ठीक है, कांग्रेचुलेशन पूजा मैम, कांग्रेचुलेशन आभा मैम। चलो यहाँ पर में सभी लोग लिख देंगे, एक बार उनको भी थैंक यू लिख देंगे आप लोग वहां पर में। ठीक है, आभा मैम को, पूजा मैम दोनों को यहाँ पर में। देखिए, दहलीए कुनह और जहांपनाह नाम का जो शहर है आप लोगों का, क्या थे ये? बेसिकली शहर थे, जो मैंने आपको बता दिया कि सिटीज थे ये, सुल्तान, दिल्ली सुल्तान के द्वारा बनाए गए। मैप के अंदर में भी दिखाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। ये देखिए, ये जहांपनाह नाम का शहर है दिल्ली के अंदर में, दिल्ली सल्तनत के समय में बनाया गया। ये दिल्ली है कुन्हा है आप लोगों का, दिल्ली है कुन्हा, पुराना वाला शहर। ये सीरी है, सीरी नाम का शहर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था। दिल्ली है कुन्हा नाम का शहर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और जहांपनाह नाम का शहर तुम्हारे मामा का लड़का मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ये भी याद रख सकते हो आप लोग। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, हौज ए सुल्तानी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आप लोगों का, हौज ए सुल्तानी, ये वाला हौज ए सुल्तानी। ठीक है, दिल्ली कुन्हा के पास में बनाया गया था हौज ए सुल्तानी, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था अपनी जनता को पानी देने के लिए। ओके, हौज ए खास भी है जो कि आपका अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, चलिए ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहोगे फ्रेंड्स। 1700 प्लस लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी जरूर दबाते रहेंगे सभी लोग, क्योंकि पूरी टीम आप लोगों के लिए एफर्ट्स कर रही है। तो उन लोगों के लिए एक एक लाइक तो जरूर बनता ही है आप लोगों का। आपको बताना है विशिष्ट अद्वैतवाद का संदेश जो है दर्शन किसने दिया था? विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद को समझने से पहले आपको अद्वैत समझना पड़ेगा। अद्वैत का मतलब होता है कि कुछ भी चीज अलग नहीं है, हम सब एक है, आप, मैं, हम सब, आपका मोबाइल, ये चरणदास, चमेली बाई, ठीक है, ये और सब, हम सब एक है, भगवान का ही अंश है और भगवान ही हम है, हम में ही भगवान है, सब एक है हम लोग, कोई दूसरा है ही नहीं। ये अद्वैतवाद का कंसेप्ट है, ये दिया था शंकर ने, ठीक है, शंकर या शंकराचार्य जो बोलते हो आप लोग। लेकिन जब विशिष्ट अद्वैतवाद का कंसेप्ट आता है आपका पूरा, तो ये दिया था फ्रेंड्स रामानुजाचार्य ने। उन्होंने कहा था कि हम सब एक है, बट एक होते हुए अलग अलग भी है, एक है लेकिन एक होते हुए अलग अलग भी है। ये कंसेप्ट जो था वो दिया था फ्रेंड्स रामानुजाचार्य ने। तो विशिष्ट अद्वैतवाद का कंसेप्ट रामानुजाचार्य ने, और अद्वैत अगर केवल आ जाए तो शंकर ने। दोनों पॉइंट्स लिख दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, हर एक बच्चा दोनों पॉइंट लिख देगा। अद्वैतवाद सभी के सभी को लिखना है कमेंट बॉक्स में। अद्वैत शंकर ने, विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य ने, सभी के सभी लोग लिखेंगे, याद करना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट दे रहा हूं, ठीक है। सांख्य दर्शन कपिल ने दिया था, योग दर्शन पतंजलि ने, ठीक है, ये तो याद रखने में आसान भी है। योगा से होगा, बाबा रामदेव वाला, ठीक है, पतंजलि के नाम से उन्होंने ब्रांड बना लिया है। न्याय ऋषि गौतम, अब ये गौतम बुद्ध नहीं है, अलग है, लेकिन याद रख लेना गौतम बुद्ध न्याय करते थे, है अलग अलग दोनों गौतम, लेकिन याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो। वैशेषिका कनद ने दिया है, और मीमांसा दर्शन, मम्मी और मौसी आपको जैम खिलाती है। अद्वैत शंकर या शंकराचार्य, द्वैत
माधवाचार्य, द्वैत ने, माधवाचार्य बोलता है कि भाई ये लोग ना सब पगला गए हैं, ठीक है। रामा बोलता है कि अद्वैत वाले लोग जो है ना और विशिष्ट अद्वैत वाले पगला गए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब अलग अलग है, भगवान अलग है, तुम अलग हो, सब अलग अलग है। चरणदास, ठीक है, चमेली भाई, तुम दोनों भी अलग अलग हो, ऐसा मत समझना खुश हो जा रहे कि दोनों के दोनों एक है करके, ओके, दोनों अलग अलग हो। तो द्वैतवाद का कंसेप्ट माधवाचार्य ने दिया था। माधवाचार्य बोले कि भाई कुछ भी नहीं है करके, ये सब फालतू की बातें हैं। चलो, तो ये आ सकता है कभी एक आध बार एग्जाम में, द्वैतवाद का कंसेप्ट किसने दिया था भाई, डुअलिज्म, सब अलग अलग है, माधवाचार्य ने दिया करके, आप लोग बता देना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े हम लोग। यहां पर में फ्रेंड्स 48 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ठीक है। फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल, सबसे पहले तो फोल्ड माउंटेन क्या होता है, ये देखिए आप लोग, एक तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर में जब मूव करती है ना, ऐसे धीरे 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 एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर में मूव कर रही है, तो उससे देखिए यहां पर में पहाड़ नुमा एक शेप बन रहा है आपका, इसको वलित पर्वत बोला जाता है, ठीक है, वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन। अब जो बहुत समय पहले, लाखों साल करोड़ों साल पहले जो है फोल्ड माउंटेन बने थे, उनको आप लोग, उनसे वो पूछा जा रहा है आपसे, वोस्जेस, पहली बात तो ब्लॉक माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है ही नहीं, इसको तो उड़ा दो पहले आप लोग। किलिमंजारो, ये वोल्केनो से बना हुआ माउंटेन है, वोल्केनिक माउंटेन है, वोल्केनिक ज्वालामुखी से बना हुआ है, इसको भी उड़ा दो। हिमालय जो है फोल्ड है लेकिन यंग है, यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग वाला, तो इसको उड़ा दो, ये फोल्ड माउंटेन है, वलित है लेकिन यंग है, ठीक है। यूराल जो है ये फोल्ड माउंटेन है और ओल्ड भी है, पुराना वलित पर्वत। कितने लोगों ने सही आंसर दिया था, देखो मेरे साथ साथ में देखो, प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर में वोस्जेस ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है, भ्रंशोत पर्वत का, तो वलित तो हो ही नहीं सकता, नया पुराना अदरक लहसन प्याज कुछ नहीं हो सकता, वो वोस्जेस ब्लॉक माउंटेन है, भ्रंशोत पर्वत है। हिमालय, अच्छा माउंट किलिमंजारो, ये भी वलित पर्वत ही नहीं है, तो पुराना नया की बात ही नहीं आती, ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन है। हिमालय और यूराल दोनों फोल्ड है, हिमालय नया वाला वलित पर्वत है, यंग फोल्ड माउंटेन है, और यूराल जो है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ये समझ में आया सभी लोगों को, जल्दी बताओ, ठीक है। 1760 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से लाइक का बटन आप लोग दबाते रहेंगे, 2000 का आंकड़ा पार करना है हम सभी लोगों ने मिलकर, ओके। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, 49 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं चाहता हूं यहां पर में जब हम लोग 50वें नंबर के क्वेश्चन पर हो तो आप लोगों ने सारे टारगेट्स कंप्लीट कर दिए हो, सभी के सभी लोग, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, तो विश्व का फलोद्यान कहा जाता है फ्रेंड्स मेडिटेरियन रीजन को, भूमध्य क्षेत्रीय जो आप लोगों की वनस्पति है उसको कहा जाता है, भूमध्य क्षेत्रीय को, भूमध्य क्षेत्र को। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये वाला जो एरिया है भूमध्य सागर वाला एरिया, इसको विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, याद रखना है आप सभी लोगों ने, विश्व का फलोद्यान यहां पर में मेडिटेरियन क्षेत्र को, ठीक है, मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। यहां पर में कौन से वाले फल पाए जाते हैं पता है आप लोगों को, नींबू वंश के फल पाए जाते हैं, नींबू वंश के फल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन से वंश के फल पाए जाते हैं, नींबू वंश के फल पाए जाते हैं, साइट्रस फ्रूट बोलते हैं उसको, साइट्रस फ्रूट, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, यूपी पीईटी 2023 के अंदर में क्वेश्चन आया सेकंड शिफ्ट में, और आप बताओ यार ये क्वेश्चन आपको बताया कि नहीं बताया, बार बार पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया है ना आप लोगों को। तो यूपीपीटी अभी 28 तारीख को ये क्वेश्चन आया आप लोगों का। जितने भी लोग हैं फ्रेंड जो टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ना चाहते हैं, टीचिंग परीक्षा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए आप सभी लोग। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा का जो नंबर है 7611101101 इस नंबर पे, या 9697888844 इस नंबर के ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी हासिल कर सकते हो। टीचिंग परीक्षा ऐप पर चले जाइए, यहाँ पर में भी आप लोगों को सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी, जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं सीटेट से रिलेटेड, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, DSSB, यूपी टेट, सुपर टेट, सबसे रिलेटेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है, खिज्र खान, डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर में खिज्र खान ने इसकी स्थापना की थी। तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स पूरा का पूरा सेशन था। डोंट फॉरगेट टू राइट योर स्कोर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो अपना अपना स्कोर जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में हर कोई बच्चा, और मैं आप लोगों को इसकी टेस्ट भी दे रहा हूं, ठीक है। आप लोगों के लिए टेस्ट भी बनाई है पूजा मैम ने, वो भी दे रहा हूं आप लोगों के लिए। आभा मैम का भी आप लोग यहाँ पर में थैंक यू जरूर लिख दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि पूरी टीम वर्क करती है। आप लोगों को मैं अकेला दिखता हूं, लेकिन यहाँ पर में पूरी एक टीम वर्क है, पूरा का पूरी टीम एक साथ, ठीक है, सारे के सारे लोग मिलजुल कर जो है काम करते हैं, मिलजुल कर जो है एक अच्छा सेशन आप लोगों के लिए प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, ओके। इसके अलावा आप लोग टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आप लोगों को टेस्ट चाहिए, मैं टेस्ट की लिंक दे रहा हूं आप लोगों के पास में, ठीक है, टेस्ट की लिंक दे रहा हूं जो 1 घंटे तक वैलिड रहेंगी। जो बच्चा लाइव आएगा उसको जो है फ्रेंड्स टेस्ट की लिंक मिलती है, टेस्ट मिलती है। तो लाइव आने की आदत डालो, रोज 5 बजे लाइव आ जाया करो ताकि आपको टेस्ट मिल सके,
ठीक है, टेस्ट मिल सके आप लोगों को, रिवीजन टेस्ट। ठीक है, थैंक यू ऑल टीचिंग परीक्षा टीम। ज्योति कुमारी बोल रहे थैंक यू वेरी मच ज्योति जी। ओके चलिए, तो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सेशन को जहां जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस आगे में भी मिलते रहे। अपना स्कोर जरूर बताना फ्रेंड्स आप लोग। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।